प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे करेंगे देश को संबोधित। कोविड महामारी के प्रकोप के बाद पीएम का होगा ये छठा संबोधन। भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर आज कोर कमांडर स्तर की तीसरी बैठक। लद्दाख के चुशुल में होगी बातचीत। दोनों पक्षों में पहले दौर की बैठक में हुए समझौते को लागू करने पर विचार विमर्श की उम्मीद। गलवान मुद्दे पर फ्रांस ने भारत के साथ दिखाई एकजुटता। भारत की पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सीन बनकर तैयार। भारत बायोटेक ने आईसीएमआर और एनआईवी पुणे की मदद से विकसित की वैक्सीन। जुलाई से होगा ह्यूमन ट्रायल शुरू। तमिलनाडु में हिरासत में पिता पुत्र की कथित हत्या मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के फैसले को सराहा। न्यायिक जांच में बाधा डालने के आरोप में अदालत के आदेश पर पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज। सरकार ने जारी किया अनलॉक 2 के नए दिशा निर्देश। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा, लेकिन उसके बाहर के इलाकों में पहले से अधिक मिलेगी छूट। मेट्रो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा, स्कूल, कॉलेज फिलहाल रहेंगे बंद। राज्यों को दिए गए ज्यादा अधिकार। उनसठ ऐप पर प्रतिबंध के बाद गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर ने टिकटॉक को अपने प्लेटफॉर्म से हटाया। आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत देश की एकता, अखंडता और रक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट 58.67%। सक्रिय मामलों की संख्या 2,15,000 से अधिक, जबकि दुनिया भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 1 करोड़ 3 लाख के पार। 5,05,000 से अधिक की मौत। WHO ने जताई महामारी के और बढ़ने की संभावना। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे। उनका यह संबोधन ऐसे समय में हो रहा है जब पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए और उसके बाद भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट के जरिए लोगों से अपील की है कि वो प्रधानमंत्री का संबोधन जरूर सुने। इससे पहले प्रधानमंत्री अपने मन की बात कार्यक्रम में कह चुके हैं कि भारत ने लद्दाख में अपनी जमीन पर बुरी नजर डालने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बहरहाल आज उनका संबोधन ऐसे समय भी हो रहा है जब देश कोविड-19 महामारी और अनलॉक 2 में प्रवेश करने जा रहा है, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल रात दिशा निर्देश भी जारी किए। इससे पहले प्रधानमंत्री देश को 5 बार संबोधित कर चुके हैं। पिछली बार उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ये सैनिकों, उनके परिजनों और राष्ट्र पर गहरा आघात था। इसे कठिन घड़ी बताते हुए उन्होंने फ्रांसीसी सशस्त्र बल की ओर से दृढ़ और मैत्रीपूर्ण समर्थन व्यक्त किया। इलाके में भारत को सामरिक सहयोगी बताते हुए उन्होंने भारत के साथ फ्रांस की गहरी एकजुटता के संकल्प को दोहराया। फ्रांस की रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह के आमंत्रण पर भारत आकर चर्चा करने की भी इच्छा जाहिर की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से टेलीफोन पर बात करेंगे। इससे पहले 29 मई को दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और भविष्य की रक्षा साझेदारी से जुड़े विषयों पर बातचीत हुई थी। और इस पर और अधिक बात करने के लिए हमारे संवाददाता सुधीर यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत करेंगे। कितना अहम माना जा रहा है इस बातचीतों को और कब होने वाली है ये बातचीत? बिल्कुल तेजिंदर, आज शाम को ये बातचीत होने वाली है और
जिस तरीके से हाल ही में दोनों जो लीडर्स हैं उनके बीच बातचीत हुई थी, 29 मई को बातचीत हुई थी और दोनों देश रक्षा क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़े हैं, जो हमारे डिफेंस स्ट्रेटेजिक टाइज हैं उनको लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, उसको लेकर डिस्कशन हुआ था। और अभी हाल के बदले परिवेश में अगर तेजिंदर हम बात करें तो ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है काफी अहम हो जाता है। आज की अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्री जो भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, डिफेंस टाइज हैं, उनको लेकर आगे किस तरीके से बढ़ना है, खासतौर पर जो तकनीक को लेकर भारत और अमेरिका दोनों रक्षा क्षेत्र में तकनीक के भी एक बड़े साझेदार हैं। कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कई सारी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, डिफेंस टेक्निक्स हैं जिनको भारत इस्तेमाल कर रहा है, तो वो अपने आप में खासा अहम है। मेक इन इंडिया को लेकर अगर हम बात करें, जिस तरीके से भारत लगातार मेक इन इंडिया को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो उसको लेकर किस तरीके से ही देश में ही डिफेंस टेक्नोलॉजीज के प्रोडक्शन की बात को लेकर आगे बढ़ा जाए, उस क्षेत्र में किस तरीके से अमेरिका भारत का एक विश्वस्त सहयोगी हो सकता है, उस चीज को लेकर आगे बढ़ा बातचीत हो सकती है। और खासतौर पर तेजिंदर, जिस तरीके से अभी हाल ही में भारत और चीन के बीच जो ईस्टर्न लद्दाख में तनाव का माहौल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, LAC पर, तो उसके मद्देनजर भी ये बातचीत काफी अहम हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। ऐसी उम्मीद है कि इस बातचीत में इस मुद्दे पर भी बातचीत होगी। सुधीर, इसी बीच फ्रांस की रक्षा मंत्री द्वारा भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर गलवान घाटी में जो जवान शहीद हुए थे उसके प्रति संवेदनाएं प्रकट की गई हैं। ऐसे में जब भारत और चीन के बीच इस तरह तनाव चल रहा है, फ्रांस की तरफ से इस तरह की चिट्ठी का आना, इसके क्या मायने देखते हैं आप? बिल्कुल तेजिंदर, देखिए जो जिस तरीके से भारत लगातार अपनी बात मजबूती से अपने सहयोगियों के सामने रख रहा है, उसका एक ये बिल्कुल साफ तौर पर उभरता हुआ पहलू है कि जो फ्रांस की रक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक पत्र लिखकर रक्षा मंत्री से जो गलवान घाटी में घटना हुई थी, जिसमें हमारे 20 बहादुर जो जवान थे उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, उसके प्रति संवेदना व्यक्त की है। तो ये जाहिर तौर पर जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत अपनी स्थिति पूरी तरह से साफ रखते हुए रख रहा है कि स्थिति क्या है, भारत का इस पर नजरिया किस तरीके से है, उसको लेकर एक मजबूती से बढ़ता हुआ इसका एक सबूत है। तेजिंदर, जिस तरीके से शुरुआत से ही गलवान वैली की जो घटना हुई है, या हम ईस्टर्न लद्दाख की बात करें, जिस तरीके से पेट्रोलिंग को लेकर जो दोनों देशों के बीच में तनाव हुआ था, उसके बाद से ही भारत सरकार का एक क्लियर व्यू इंटरनेशनल लेवल पर रहा है कि हम अपने स्थान पर, भारत का जो LAC का व्यू है, भारत जो मानता है कि हमारी सीमा है, हम उस पर मौजूद रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद उसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय माहौल में ये एक संदेश दिया है कि हम इस तनाव का जो शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, तो उसका एक बिल्कुल साफ तौर पर उसकी एक्सेप्टेंस दुनिया में हम कहें कि साफ तौर पर नजर आ रही है कि फ्रांस की रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इसके प्रति संवेदना जताई है। बिल्कुल तेजिंदर जी। सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों खबरों पर हमसे बात करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर जारी गतिरोध को लेकर भारत और चीन के बीच आज कोर कमांडर स्तर की तीसरी बैठक हो रही है। इससे पहले 6 जून और 22 जून को 2 बैठकें हो चुकी हैं। आज की बैठक लद्दाख के चुशुल इलाके में हो रही है, जो भारत का हिस्सा है। इससे पहले की 2 बैठकें मोल्दो में हुई थीं। माना जा रहा है कि आज की बैठक में दोनों पक्ष सीमा विवाद के कारण पैदा हुए तनाव को कम करने पर चर्चा करेंगे और स्थिति को सामान्य बनाने के लिए जरूरी उपायों पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। और हमारी संवाददाता नंदिता डागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। नंदिता, आज तीसरा मौका है जब कोर कमांडर स्तर की वार्ता भारत और चीन के बीच हो रही है इस तनाव को कम करने के लिए। हमने देखा था कि 15 जून की घटना के बाद जो दूसरी वार्ता हुई थी वो काफी लंबी चली थी। आज इस वार्ता ये जो चल रही है, इसके कितनी इंपॉर्टेंस है? शुक्रिया तेजिंदर, गुड आफ्टरनून। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो 15 जून का इंसिडेंट था, बैटल हुई थी गलवान पे, वो बहुत ही सरप्राइजिंग थी और एक तरह से ये साफ साफ शब्दों में चाइनीज साइड को बता दिया गया उस 22 जून की घटना के बाद कि इंडियन साइड हर एक डिसएंगेजमेंट को मॉनिटर करेगी। और 22 जून की जो बैठक थी उसमें डिसएंगेजमेंट पर कंसेंसस रीच हुआ था, जो कि टाइम बाउंड मैनर पे और धीरे धीरे किया जाना था। उसके कुछ इफेक्ट्स नजर भी आए। अगली दिन करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे 3 सेक्टर्स में, हॉट स्प्रिंग्स यानी कि घोघरा, पैंगोंग त्सो लेक और उससे ऊपर गलवान घाटी के तीनों पेट्रोल पॉइंट्स पर चाइनीज
फौजें पीछे जाती हुई देखी गई और उसके बाद पेट्रोल पॉइंट 14 पर करीब 20 से 21 किलोमीटर पीछे उनके व्हीकल्स और आर्मर्ड ट्रक्स वगैरह पीछे जाते हुए देखे, ट्रूप्स को भी देखा गया। लेकिन ये जो तीसरी राउंड ऑफ टॉक्स है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस ने दिखाया है कि डेप्सांग प्लेन्स जो है, यानी कि दौलत बेग ओल्डी जो पड़ता है इंडियन साइड ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, उसके ऑपोजिट डेप्सांग प्लेन्स हैं जो कि बहुत क्रूशियल हैं और वहां पर चाइनीज बिल्डअप देखा गया है सैटेलाइट इमेजेस द्वारा। और पेंगोंगसो में भी परमानेंट हटमेंट्स और पेंगोंगसो का जो फिंगर 4 है उसकी पहाड़ी के ऊपर चाइनीज डिफेंसेस देखे गए हैं। इसको रेज किया जाएगा इस मीटिंग में। और आपने ठीक कहा, जो 22 जून की मीटिंग थी वो बहुत लंबी चल गई थी, वो इसलिए 11 घंटे के करीब चली थी तेजिंदर, क्योंकि उसमें 6 जून का मुद्दा बहुत कड़ी तरह से डिस्कस हुआ था, बहुत डीपली डिस्कस हुआ था। और चाइनीज जो साइड होती है उसकी एक ये खासियत होती है कि वो ज्यादा अपने पत्ते खोलती नहीं है टॉक्स के दौरान, और उनका एक और स्ट्रैटेजी होती है, एक टैक्टिक होता है जो वो इस्तेमाल करते हैं अपनी टॉक्स के दौरान। उसमें वो क्या करते हैं कि इंडियन साइड तो वही रहती है लेकिन वो अपने नेगोशिएटर्स शफल करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। तो इससे उनका ये टैक्टिक ये सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं है, मोस्टली जो उनके नेगोशिएशंस होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, उसमें वो दूसरी साइड को थकाना या वियर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बिल्डअप हो रहा है इसके बारे में बातचीत होगी और डिसएंगेजमेंट को वेरीफाइबल रूप से कैसे मॉनिटर किया जाए, यानी कि इंडिया की फोर्सेस जो है, फौज वहां पे बिल्डअप हुआ है, हमारी भी फौजों का और उनका भी मिरर डिप्लॉयमेंट है, यानी कि प्रोपोर्शनल का 19 नहीं है, फालतू ही होगा उनसे ज्यादा ट्रूप तीनों सेक्टर्स में। तो उसको कैसे धीरे धीरे कम किया जाए। इसके अलावा सुधीर ने तो आपको बताया ही है कैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें चल रही हैं इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने की। तेजिंदर जी ननिता, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और खबरों में अब आगे रुख करेंगे। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ ने थूथुकुडी पुलिस की हिरासत में पिता पुत्र की कथित हत्या के मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कोविलपट्टी जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला बनता है। मामले की सीबीआई जांच शुरू होने तक साक्ष्यों के गायब होने की संभावना पर भी चिंता जाहिर की है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच शुरू होने तक सीबीआईडी को मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने तूतीकोरिन के एसपी को हटाने के भी निर्देश दिए हैं। और इस पर और अधिक बात करने के लिए चेन्नई से हमारे संवाददाता फिलिप मैथ्यूज हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिलिप, इस मामले में और क्या अधिक जानकारी है? Well, as you mentioned, the court has clearly said that there is a prima facie case as far as the inquiries into the deaths of these two people, Jairaj and Benix, is concerned. It says that there is prima facie material available to register a case of murder against the police personnel who were involved in the incident. In fact, that has been one of the key demands of the opposition as well as the public in Satangulam town where this particular incident took place. So clearly the High Court has taken cognizance of that, and it has also expressed concern that there could be some tampering of evidence and evidence could disappear in the interim period till the CBI takes over the case, and therefore it has suggested and in fact ordered the CBCID to take over the investigation in the interim period. जी फिलिप, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और केंद्र सरकार ने 59 मोबाइल ऐप को बैन करने के फैसले के बाद अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर ने टिकटॉक ऐप को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। देश की सुरक्षा चिंताओं और देश की जनता की निजता के ध्यान के साथ साथ डेटा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कल शाम ये अहम फैसला लिया। जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयर इट जैसे ऐप्स हैं। पिछले कुछ महीनों से चीन में सर्वर वाले ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही थी। इसके लिए आईटी मंत्रालय को कई जगहों से प्रतिवेदन भी मिले थे। कराची में हुए आतंकवादी हमले पर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वो अपनी घरेलू परेशानियों के लिए भारत को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। भारत की ओर से यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के विपरीत उसे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि वो पूरी दुनिया में कहीं भी आतंकवादी हमले की निंदा करता है, फिर चाहे वो कराची ही क्यों ना हो।
केंद्र सरकार, तमिलनाडु सरकार और विश्व बैंक ने सोमवार को तमिलनाडु राज्य में कम आय वाले समूहों की मदद के लिए कानूनी समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे उन्हें किफायती आवास प्राप्त हो सके। राज्य के आवास क्षेत्र की नीतियों, संस्थानों और विनियमों को मजबूत करने के लिए 2 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके तहत $20 करोड़ की तमिलनाडु आवास क्षेत्र को मजबूत करने की पहली परियोजना है, जबकि दूसरी $5 करोड़ की तमिलनाडु आवास और विकास परियोजना है। पहली परियोजना के जरिए तमिलनाडु सरकार के उन कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी जिसके जरिए राज्य सरकार लोगों को किफायती घर उपलब्ध कराती है। योजना का लक्ष्य नियामक बाधाओं को खत्म कर कम आय वाले परिवार के लिए किफायती घर उपलब्ध कराने में प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता को बढ़ाए जाने का है। तमिलनाडु की तकरीबन आधी आबादी शहरी है और 2030 तक यहां शहरों में रहने वालों की आबादी बढ़कर 63% तक पहुंच जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक राज्य में शहरी आबादी का तकरीबन 16.6% हिस्सा यानी 60 लाख लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। दूसरी योजना के तहत भारत में हाउसिंग फाइनेंस के इनोवेशन के तौर पर स्थापित तमिलनाडु शेल्टर फंड को $3.5 करोड़ की इक्विटी योगदान के तहत वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना वायरस से जंग के लिए भारत की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन बनकर तैयार हो गई है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया है। भारत बायोटेक ने दावा किया है कि उसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली वैक्सीन को विकसित कर लिया है। कंपनी के अनुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर उसने ये वैक्सीन तैयार की है और अब जुलाई से इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू किया जाएगा। खास बात यह है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और स्वास्थ्य मंत्रालय ने फेज 1 और फेज 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की अनुमति दे दी है। इसके पहले कंपनी ने प्री क्लिनिकल स्टडीज से प्राप्त नतीजे सौंपे थे। कंपनी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि SARS-CoV-2 स्ट्रेन को पुणे स्थित NIV में अलग किया गया और उसे भारत बायोटेक को हस्तांतरित किया गया। घरेलू इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को हैदराबाद के जिनोम वैली में स्थित भारत बायोटेक के BSL-3 यानी बायो सेफ्टी लेवल 3 के हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी में विकसित किया गया है और बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में कोविड-19 से जुड़ा ताजा आंकड़ा जारी कर दिया है। भारत में इस वक्त कुल सक्रिय संक्रमण के 2,15,125 मामले हैं, जबकि इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके मरीजों की संख्या बढ़कर 3,34,821 हो गई है। इसी के साथ रिकवरी रेट बढ़कर 59.06% हो गया है, जबकि कोविड-19 के कारण अब तक कुल 16,893 मरीजों की जान जा चुकी है। अनलॉक 1 का आज आखिरी दिन है और इससे पहले सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन से अलग बाकी इलाकों में पहले से ज्यादा छूट देने के लिए अनलॉक 2 के तहत नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले 30 जून को अनलॉक 1 के तहत कोरोना संकट के कारण लगाए गए लॉकडाउन में ढील दी गई थी। आइए आपको बताएं कि 1 जुलाई से अनलॉक 2 के तहत क्या कुछ बदलने वाला है। पहले से जारी घरेलू उड़ानों की संख्या का विस्तार होगा। नाइट कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा। रात को सिर्फ इंडस्ट्रियल यूनिट्स और जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों, ट्रेनों और विमानों को ही मूवमेंट की इजाजत होगी। दुकानें अपने यहां उपलब्ध जगह के हिसाब से अपने यहां एक साथ 5 से अधिक लोगों को आने दे सकती हैं। हालांकि सभी को उचित शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी। केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से खुल जाएंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा के बाद स्कूलों, कॉलेजेस और कोचिंग संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन से बाहर भी कुछ दिशा निर्देश हैं, जैसे मेट्रो रेल बंद रहेगी, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसी ही अन्य जगहें बंद रहेंगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजक, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े जलसे नहीं होंगे। 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन जारी रहेगा। जहां कंटेनमेंट जोन नहीं है, वहां की गतिविधियों में छूट का फैसला राज्य सरकारें करेंगी। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश हालात को देखते हुए कंटेनमेंट जोन से बाहर भी कुछ गतिविधियों को रोक सकती हैं और पाबंदियां लगा सकती हैं।
आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना जारी रहेगा। अनलॉक 1 चल रहा है, ऐसे में लोगों का जरूरी काम से बाहर निकलना हो रहा है। कोरोना से लड़ने के लिए सैनिटाइजर की जरूरत है, इसलिए वाराणसी में पोस्ट विभाग ने अपने सभी पोस्ट ऑफिसों में, चाहे वो ग्रामीण में हो या शहरी, सैनिटाइजर बेचने का फैसला किया है। पोस्टल विभाग केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग जो लॉकडाउन में इस कोविड-19 के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहा है, जनता की सेवा कर रहा है। पहले पोस्टमैनों ने लोगों का पैसा पहुंचाने का काम किया घर घर, और लोगों को बाहर न निकलना पड़े, अपने घर पे ही पैसा मिल जाए, ऐसा काम पोस्टल डिपार्टमेंट ने किया। और अब नई स्कीम के तहत इस मंडल के, वाराणसी मंडल के जो जिले हैं, उनके सारे पोस्ट ऑफिस में, चाहे वो शहरी क्षेत्र की हों या ग्रामीण इलाके के हों, उनमें सैनिटाइजर बेचने का काम किया जाएगा। इस पर हमने यहाँ के पोस्ट मास्टर जनरल प्रणव कुमार से बात की। हमारे हेडक्वार्टर चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के ऑफिस लखनऊ में दे हैव साइंड अ MOU बिटवीन पोस्टल डिपार्टमेंट एंड मेघदूत ग्राम उद्योग सेवा संस्थान, जिसके तहत हम लोग अपने 6 हेड पोस्ट ऑफिसेज और 368 सब ऑफिसेज और 1425 ग्रामीण डाकघर के द्वारा हम लोग हैंड सैनिटाइजर्स पब्लिक के बीच में सेल करेंगे। और ये हैंड सैनिटाइजर्स 4 कैटेगरी में रहेगा। 60 ml रहेगा, 100 ml, 210 ml और 500 ml का रहेगा, जिसकी कीमत 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपीज़ का इसमें हम लोग सेल करेंगे। ग्रामीण इलाकों में भी और शहरी इलाकों में भी सैनिटाइजर बेचे जाएंगे पोस्ट ऑफिसों में, क्योंकि ग्रामीण इलाकों के लोग और शहरी इलाकों के लोग भी अपने आप को कोविड-19 से सुरक्षित रख सकें, बाहर निकलने पर सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकें, बार बार अपना हाथ धुल सकें। आप भी ऐसा करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में वाघमा बिजबेहरा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि बिजबेहरा में 3 दिन पहले CRPF जवान को और एक बच्चे को मारने वाले आतंकी को भी सुरक्षा बलों ने आज इस मुठभेड़ में मार गिराया है। इससे पहले कल भी 3 आतंकवादी मारे गए थे। कल रात में SSP अनंतनाग को खबर मिला था कि वाघमा गांव में और चौट में 3 मिलिटेंट छिपे हुए हैं। पुलिस, आर्मी, CRPF ने रात में कॉर्डन कर लिया। आज मॉर्निंग में जब सर्च शुरू किया तो मिलिटेंट्स ने हमारे फोर्स पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट मारे गए। और सबसे बड़ी बात है कि जो बिजबेहरा बेल्ट में ISJK के 4 मिलिटेंट हैं, जिसमें कि ये लोग पिछले साल एक पुलिस वाले को अटैक करके उसको मार गिराया था, उसका वेपन में लेके भाग गया था। और इसी साल CRPF के 2 जवान शहीद हो गए थे, एक अप्रैल में, एक इसी मंथ में, और उसके साथ एक 6 साल का बच्चा भी उसमें मारे गए थे। तो इस हिसाब से कामयाबी अच्छी है ये। और पिछले 24 घंटे में अनंतनाग पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स मिलकर टोटल 5 मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज कर पाया है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्र सरकार के उस फैसले की सराहना की है जिसमें 59 ऐप को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि फैसले का पूरे देश ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से भारतीय स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा और वो जल्द ही इससे बेहतर संस्करण पेश करेंगे। ये सही दिशा में उठाया गया कदम है। गिरिडीह में प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के तहत 2,81,318 किसानों के खाते में 122 करोड़ 56,94,000 रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। कोरोना काल में 87,000 किसानों को इस योजना का लाभ मिला है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार उन्हें भरपूर सहयोग कर रही है। एक तरफ जहां कृषकों को उन्नत तकनीक से जोड़ा जा रहा है, वहीं उन्हें सस्ते दर पर बीज भी उपलब्ध कराई जा रही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में सीधे सहयोग राशि भी भेजी जा रही है, ताकि वो कृषि कार्यों के लिए जरूरत की चीजें खरीद सकें। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले में कृषि और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 87,000 से अधिक लाभुकगण हैं, जिनको 2-2 हज़ार रुपये के विभिन्न किश्तों में राशि उपलब्ध कराई जाती है। इधर किसानी के काम में केंद्र सरकार से मदद पाकर कृषक भी काफी खुश है।
गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के किसान सच्चिदानंद दुबे और धनेश्वर ठाकुर का कहना है कि इस वर्ष बेमौसम बारिश ने उनकी फसल नष्ट कर दी थी और वो आर्थिक संकट से घिर गए थे। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि से उनको बड़ा सहारा मिला। लॉकडाउन अवधि में भी उनके खाते में हर महीने 2-2 हजार रुपए मिले और इस तरह उन्हें कुल 6 हजार रुपए मिले हैं। पैसा भेजा गया था वो लॉकडाउन के बाद 2000 और उससे पहले 4000 हमको मिला। ओकरा में खाद भी लिए बड़ी राहत मिल लो हमें, अगर ना मिले रहे हम धान तान खेती तेती ना कर पाती है। सरिया प्रखंड के किसान खुबलाल वर्मा कहते हैं कि सरकारी मदद से उन्हें खेती करने में आसानी हुई है। उन्हें खेती के लिए अब बाजार से रुपए नहीं लेने पड़ते। खेती करने के लिए कर्ज से बचे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 2000 का राशि इस लॉकडाउन में प्राप्त हुआ। कोयरीडीह गांव की महिला किसान पारनी देवी के खाते में भी 2000 रुपए आए हैं। राशि मिलने से वो बेहद खुश है। और अभी ना डाले रहती तब कहाँ से हम गरीब आदमी पा सकेंगे। आज हम बीज खाद खरीदे और कर्जे से बच गए। कृषि और किसानी के काम को तरजीह देकर केंद्र सरकार ने इस सेक्टर को पुनर्जीवित कर दिया है। कल तक जो लोग खेती से विमुख हो रहे थे उनका भी रुझान किसानी की ओर बढ़ा है, क्योंकि यह काम अब बड़े फायदे और बड़ी कमाई दिला रहा है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर के साथ मैं दिवाकर कुमार। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।